आगे मिल जाएगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये इस पर नहीं होगा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नहीं होगा। इसका दूसरा रीजन था कि इनहेरिटेंस वाज अ प्रॉब्लम। आज इंडिया almost 85% farmers holds are small and marginal, that means they hold less than 2 hectares. पहले ये कितना था? that was first, it was 65 around. there was ये कहीं था डाटा था, ये 62%, अभी कितना है 85। तो ये तो नहीं हुआ, इस पर फेल हो गया। इसके कई दूसरे रीजन भी थे। अ फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो लैंड रिफॉर्म्स एक की फैक्टर्स, इट वाज अ की फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 90s, latter half of 1960s। दूसरा एक साइड इम्पैक्ट क्या था? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ गई among the peasantry with respect to their rights. For example, एक बरगा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 19 led by ज्योति बासु in West Bengal with regarding to tenancy, mandatory registration of tenancy. Bhudan movement that was started in Telangana area region by Vinoda Bhave, and Grandham movement later included Grandham movement in 1951. This was very significant. तो shortfalls of अभी achievements सब आगे भी देखेंगे, यहाँ पे मेरा एक आइडिया है असेसमेंट का। शॉर्टफॉल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, पहला तो फेलियर ऑफ लैंड सीलिंग, ये लैंड क्यों ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज ड्यू टू लूफॉल्स, जो कि कई राज्यों में था कि लैंड सीलिंग को डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, और कई जगह पे था इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल कितनी होल्ड करेगा? अब फैमिली आ गया तो यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शंस आज भी जो होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें इंडिविजुअल हो गया तो पूरी फैमिली में डिवाइड कर दिया पूरी लैंड को, सीलिंग ही नहीं, अपर सीलिंग को टच ही नहीं हुआ लैंड होल्डिंग, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। अब इसका एक डाटा है कि जब लैंड रिफॉर्म्स की इन्विसाज हुए थे तो ये माना गया था कि 4 to 5 मिलियन हेक्टेयर सरप्लस लैंड होगी, हम उसको इतनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट एक्चुअल में हुआ कितना? 2 मिलियन हेक्टेयर, दैट टू इनफर्टाइल एंड डिस्प्यूटेड, मैनी टाइम डिस्प्यूटेड लैंड। ये इफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म्स, इनइफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म्स में टेनेंसी रिफॉर्म्स इनइफेक्टिव कैसे होता है? तो टेनेंसी रिफॉर्म में एक्चुअली क्या था कि एक टेनेंट है, वो अगर एक सर्टेन पीरियड से टाइम ऑफ पीरियड से ज़्यादा लैंड को कल्टिवेट कर रहा है तो वो लैंड उसी को, मान लीजिए 12 साल, अगर कोई टेनेंट 12 साल तक किसी लैंड को कल्टिवेट कर रहा है तो वो लैंड उसी की होगी, या फिर लूट हुए। अगर 11 साल 11 महीने के लिए तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। तो लैंडलॉर्ड्स करते क्या थे कि टेनेंट को 11 मंथ
सपोज इसमें वो एविक्ट कर दिए कि अब जाओ और हम अपने खुद करेंगे, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए तो ये अप्लाई ही नहीं, तो ये लूपहोल था इसमें। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन द स्टेट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये भी एक कारण था। क्यों? उसका रीजन, क्योंकि कोई भी स्टेट है जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि ये सक्सेसफुल है। इन द स्टेट विद द पावरफुल लैंडलॉर्ड क्लास, ये ईस्टर्न यूपी इसका एक विक्टिम है, वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा थे, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी, ये लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी था, क्योंकि आज भी पॉवर्टी है, अगर इतना सक्सेसफुल होता तो पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो जाती। तो लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी क्यों हुआ? क्योंकि जो एलीट जमींदार थे दैट वाज एलिमिनेटेड, तो उनसे जो नीचे वाले थे दैट गॉट बेनिफिटेड ओनली। बेनिफिट्स डिड नॉट percolate at the bottom, where the landless labor and the women marginal community were lying. तो ये लैंडलेस इनकी तक नीचे पहुँचेंगे, बेनिफिट तो इन्हीं के हर कॉर्नर के लिए स्मॉल लैंड टेनेंट्स एंड लैंड ओनर्स। इसी से एक डोमिनेंट क्लास इमर्ज हुई। एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन का था इसमें डिज़ाइन, या डिस्कस द डिफ़िकल्टीज इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये इसका क्वेश्चन, डिफ़िकल्टीज इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबको पता है लैंड एंड एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके सर, स्टेट सब्जेक्ट 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में। सो सेंटर कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ। और जब अब कोई भी लिस्ट स्टेट में है, इसका मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, सब स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे। ये चलन सा। दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, अब सबको पता है बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर 1991 सब क्लॉज ये एफ, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये था। अब पुअर लिटरेसी 14% पीपल है, पुअर लिटरेसी थी, तो अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता था, लोग अवेयर भी नहीं थे, लैंड कॉस्ट मैनिपुलेशन हो जाता था। अनरिटन टेनेंसी अरेंजमेंट्स एंड पुअर, जो आज भी होता है टेनेंसी अरेंजमेंट पूरे अनरिटन होते थे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता था, पुअर लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी था। लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल, अब इंडिया की पॉपुलेशन थी मोर देन 36 करोड़, और इनमें से 83% वर लिविंग इन रूरल एरियाज। जोड़ लो, इतना बड़ा रिकॉर्ड अब हैंडल करने में कितनी प्रॉब्लम है, उसकी इतना कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ऑफिशियल्स भी नहीं थे, आज की टेक्नोलॉजी होती तो होता ही। सेकेंड वन इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफ़िकल्टीज है, तो अब ये डाटा नहीं है, ना ह्यूमन कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल विल है, विल का प्रॉब्लम है, तो होगा क्या? वेग एंड एम्बिगुअस डेफिनेशंस were included, but very vague and ambiguous definitions, loopholes were created. पर्सनल कल्टीवेशन जैसे एक डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड है, पर्सनल कल्टीवेशन यहाँ पे आई थी ना,
कि अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वो लैंड ले सकते हैं। इसका लूपहोल निकाला गया, टेनेंसी लैंड इसी से फेल हो गया। सेकेंड वाज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सेंट्रलाइज्ड डिज़ाइन, क्योंकि स्टेट बना रहे हैं सब अपने हिसाब से बनाएंगे, तो लैंड सीलिंग सबकी अलग अलग थी, है ना। और इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल ग्रांट्स, जो पावरफुल जो ग्रुप है लैंडलॉर्ड्स, दे वर इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ द लॉज, ये प्रॉब्लम थी। फॉल्टी लीगल फ्रेमवर्क, फॉल्टी क्या हुआ ना, क्योंकि लैंड सीलिंग थी। बहुत सारे स्टेट ने, ये पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टेट ने फैमिली को माना कि फैमिली कितनी लैंड होल्ड कर सकती मैक्सिमम, बहुत स्टेट ने इंडिविजुअल होल्डिंग को माना। तो ये एक था बिनामी ट्रांजैक्शंस, डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द फैमिली मेम्बर्स। देन पुअर कंपनसेशन स्ट्रक्चर, ये था ना, यहाँ पे लैंड सरप्लस लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कंपनसेशन भी देना होता है। कुछ राज्य कुछ छोड़ के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे बोला abolition without compensation. That was a very radical move. Abolition of zamindari system required the government to pay compensation, led to the financial burden on the government. This was the problem. तो आज भी है। Administrative failure, भाई ब्यूरोक्रेसी जानते हो सब कैसा होता है। Lack of accurate land records, administrative corruption was there, nexus, landlords and officials nexus, leading to manipulation of land records, legal hurdles। अब यहाँ पे आएगा फंडामेंटल राइट। बहुत सारे केस हुए थे, शंकरी प्रसाद केस, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। एंड अंडर आर्टिकल 13 गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन नॉट इनैक्ट एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड पीपल। सो दैट वाज, इसमें हुआ था थोड़ा सा, आपसे देखते हैं। रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट वाज Bihar Land Reform Act 1950s was enacted. This land was challenged by Rameshwar Singh versus State of Bihar in 1950s का just 52 जजमेंट का ईयर। तो ये चैलेंज हुआ तो गवर्नमेंट ने सरकार फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिससे इंक्लूड किया आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स laws of states। वो चैलेंज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1951 में चैलेंज कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसी को चैलेंज हो गया। गोरखनाथ केस हुआ, देन केशवानंद भारती केस चैलेंज द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, दैट वाज restricted management of religious property, weak peasant mobilization in many areas, ये एक मेजर। दूसरा लैंड रिफॉर्म्स इन सम रीजन्स लाइक जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न यूपी वर सक्सेसफुल। इसका क्या करना था, तो ये तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, सब कॉम है। रीजन फॉर सक्सेस in Jammu Kashmir, the strong will, leaders like Sheikh Abdullah, is a clear and unwavering commitment to land to the tiller policy. Naya Kashmir Manifesto, that was part of this Naya Kashmir Manifesto. Okay, then radical legislation, Jammu Kashmir radical legislation, abolition of landlordism without compensation, constitution exemptions under article
370. Fundamental right to property does not apply automatically to Jammu and Kashmir. This was a provision. Then comprehensive approach. Why? Land distribution, abolition, feudal tax, राइट ऑफ डेट, रूरल डेट जो था उसको माफ़ करना, ये था. अब केरला में सक्सेसफुल क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल. भाई कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी का हेड पार्टी थी, इसलिए वो लैंड टू द टीलर सेंट्रल टू द पॉलिटिकल एजेंडा. ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन. कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन मतलब पूरा मल्टी प्रॉन्स था. एबॉलिशन ऑफ टेनेंसी एबॉलिश कर दिया गया. इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग, वही. एंड हट डवेलर्स ओवर. अब वहाँ पे क्या था, कई से गरीब थे जो झोपड़ियों में रहते थे, वो भी खुद की लैंड दूसरे की लैंड के ऊपर, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया. ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट हुआ दियर. फॉर एग्जाम्पल केरला कृषक संगम, द प्रेजेंट यूनियन, दिस वाज देयर. दिस प्रेशर फ्रॉम बिलो, ये तो ब्यूरोक्रेसी. सक्सेस ऑफ रिफॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल, वही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. ऑपरेशन बर्गा, इट वाज 1978 में स्टार्ट किया गया था. तो ये टेनेंसी को देखेगा, टेनेंसी रिफॉर्म्स को. डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन थ्रू PRIs, ये था. इफेक्टिव लैंड PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिसेंट्रलाइज हो गए. इफेक्टिव लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ना इस टाइम तक PRIs बन चुके थे. कॉन्स्टिट्यूशनल उनको रिकॉग्निशन नहीं था, पर लॉज के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स वर had formed this. Grassroots mobilization of left by the left front. Success of land reforms in Punjab. तो पंजाब में कोई डोमिनेंस ऑफ पीजेंट प्रॉपराइटर्स, जाट पीजेंट्स, तो वहाँ पे कोई ऐसा डोमिनेंट क्लास थी नहीं एक्चुअल में जो इसको रजिस्ट करती. तो लेस फ्यूडल रेजिस्टेंस वॉज देयर. एब्सेंस ऑफ डीपली रूटेड फ्यूडल क्लास, तो रेजिस्टेंस भी कम था, टफट हो गया. और इसने ये पंजाब ने अर्ली स्टार्ट भी पहले किया था. ईस्ट पंजाब, इसको यहाँ से पता, ईस्ट पंजाब होल्डिंग एक्ट 1948, कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट, ये था. पीजेंट मोबिलाइजेशन, वहाँ भी लोग था. सक्सेस ऑफ रिफॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल, वही इगैलिटेरियन, ये जो पंजाब में था वही लिख दो. इगैलिटेरियन लैंड ओनरशिप अनलाइक द ईस्टर्न यूपी. Political leadership like Chaudhry Charan Singh, CM of UP 1950s. He was very driving force behind this UP Zamindari abolition and land reforms Act 1950s. Focus on consolidation and less rigid feudal structure in Western UP, unlike in Eastern UP. तो ये गुजारा फिर से अभी, क्योंकि इस डाटा से पता लगेगा हमें ये सक्सेसफुल हुए कि नहीं. तो 1989 to 1999 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज 170 मिलियन टन. आप देख लो कहाँ 55 मिलियन टन. तो लैंड रिफॉर्म्स हुआ सक्सेसफुल. एग्रीकल्चर ग्रोथ 6-5 ईयर, 1980 से 1985, 6-5 ईयर प्लान, 6% रेट ग्रोथ रेट. 7th में 4% कहाँ 2-1 के करीब थी. अभी ये कितनी होती. अब डिक्लाइनिंग शेयर इन GDP. अब ये तो अब ये डिक्लाइनिंग हो रहा है. ये डिक्लाइन तो कर रहा है, पर ये अच्छी बात होती है. एग्रीकल्चर का शेयर GDP में डिक्लाइन कर ही अच्छी होती है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का शेयर घटता है. एग्रीकल्चर का शेयर घटता है, मिनिमम रह जाता है. मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता है, एक मैक्सिमम जाके फिर घटने लगता है.
और सर्विसेज का पहले स्टैगनेंट रहता है फिर बढ़ने लगता है, ये फिर बढ़ता जाता है। तो ये होना ही चाहिए। कोई घट रहा है तो अच्छी बात थी। इरीगेटेड एरिया इंक्रीज हुआ पंजाब में। इसका एग्जांपल है पंजाब। 45% इरीगेशन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एरिया वाज इरीगेटेड, नाउ इट इज 81। ये भी एक सक्सेसफुल था। पर हेक्टेयर यील्ड इम्प्रूव्ड। पर हेक्टेयर वीट यील्ड पहले 850 kg थी पर हेक्टेयर, आज 2000, उस टाइम पे 2281 हो गई। पॉवर्टी डिक्लाइन कर गई क्योंकि पहले पॉवर्टी कितनी थी, मोर देन 80% 50s में, 1950s में। अभी ये 51, 77, 78 में, ये फिर 38.9 ये हो गया। लिटरेसी 50s में 40 थी, 51 में 34 हो गया, 43। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 थी, 70 में 50 हो गई, 80 में ये इतनी हो गई। लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर 1990s with the shift from redistribution model, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्योंकि सरप्लस लैंड लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये पहले का था। वहाँ से शिफ्ट करके हमारे मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक यह था। और लैंड रिफॉर्म का भी फोकस जो चेंज हुआ हमारा हो गया। अब इम्प्रूविंग और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना और मैनेजमेंट को ऑफ लैंड फोकस हो गया। तो इसके लिए था, तो मेन था। और ये 5 ईयर प्लान आया था, ये 8th 5 ईयर प्लान। ऐसा क्यों एप्लीकेशन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि 8th 5 ईयर प्लान, तो इसके लिए है एम्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन 8th 5 ईयर प्लान 1992-1996 for modernization of land records, improving land administration, decentralization of land administration and property। modernization मतलब उसको कंप्यूटर सारा डिजिटलाइज कर देना, मॉडर्नाइज कर देना। improving land administration मतलब डिजिटल मैप्स बनाना, प्रॉपर बाउंड्री करना, टाइटल इफेक्टिव टाइटल सिस्टम को इफेक्टिव बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना,